भाई की बात सुनकर वेदांत थोड़ा सा शांत हो गया। वो भी आज अच्छी तरह से जान गया था जिस तरह से अंशी उससे बात कर रही थी और जितनी नफरत उसकी आंखों में उसे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दिखाई दे रही थी। उसे देखकर उसे समझ में आ रहा था कि अंशी को आपने साथ वापस ले जाना आसान नहीं होगा। उसने फोन रख दिया और गहरी सांस लेकर बाहर चला गया। अब तक अंशी क्लास में जा चुकी थी। उसे समझाने का मनाने का टाइम भी उसे नहीं मिला। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वह कैसा भाई था। जब अंशी ने सवाल किया उसे तभी जवाब दे देना चाहिए था। वह क्यों अपनी सोच में गुम हो गया, जिस वजह से अंशी और भी ज्यादा भड़क गई। उसे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाते हुए आगे चला गया। तभी वेदांत का दोस्त उसके पास आ गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तू किस सोच में गम है? चल, क्लास का टाइम हो गया है। वेदांत ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने दोस्त के साथ क्लास के लिए निकल गया। उसने सोच लिया था जब क्लास खत्म हो जाएगा तब वो अंशी से बात करेगा। वो उसे बताएगा कि वो उसके लिए क्या मायने रखती है। उसे बताएगा कि वो उसकी प्रिंसेस है। तनवी उनकी फैमिली की इकलौती प्रिंसेस नहीं है, बल्कि वह उनकी फैमिली की प्रिंसेस है। वहीं ऑफिस में इस वक्त विराज और दिग्विजय जी एक साथ बैठे हुए थे। विराज ने फोन रख तो दिग्विजय जी ने पूछा, क्या हुआ वेदांत, क्या कह रहा था प्रिंसेस के बारे में? उनकी बात सुनकर विराज गहरी सांस लेकर बोला, अभी वेदांत ने हमारी प्रिंसेस से बात की थी और फिर से उसने गुस्सा दिला दिया है। इस वजह से वह परेशान है। विराज ने वेदांत ने जो कहा था सब कुछ बता दिया। तो दिग्विजय जी की आंखों में आंसू आ गया। वह परेशान होकर बोले, हमारी बच्ची सच में हमसे नफरत करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है विराज की, हम अपनी प्रिंसेस को कैसे मनाएंगे, कैसे उसकी नफरत और नाराजगी को दूर करेंगे। उनकी बात सुनकर विराज गहरी सांस लेकर बोला, डैड, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमारी प्रिंसेस को हमें एक चांस देना ही होगा। प्रिंसेस से हम एक चांस तो डिजर्व करते हैं। डैड, हम उसे घर लाएंगे, उसे मनाएंगे, उसकी नफरत नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी उसे लगा कि हम उसे प्यार नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे विराज? मैं अपनी बच्ची को अब खुद से दूर नहीं कर सकता हूं। दिग्विजय जी उदास होकर बोले। तो विराज बोला, डैड, आप अभी से इतना क्यों सोच रहे हो? देखना, जब हमारी प्रिंसेस हमारे पास वापस आ जाएगी और हमारे साथ रहने लगेगी तो हम इतना ज्यादा प्यार देंगे कि वह अपनी नफरत और गुस्से को भूल जाएगी। एक न एक दिन वह जरूर हमें अपना लेगी। फिलहाल तो मैंने कल मिस्टर अहलावत से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। पहले हमें मिस्टर अहलावत से मीटिंग करना होगा। उनसे पता करना होगा कि आखिर अंशी क्यों उनके क्लोज है और जानना होगा कि उनका क्या रिलेशन है। अगर अहलावत फैमिली के साथ हमारी प्रिंसेस के रिलेशन अच्छे हैं तो हमें उनसे अपनी बच्ची के बारे में बेहद कुछ पता चल सकता है। फिर दोनों वहां से किसी मीटिंग के लिए चले गए। उसके बाद उन्हें होटल में मिस्टर अहलावत से मिलने के लिए जाना था। ऐसे ही शाम की 5 बज चुकी थी। वेदांत कोलाज से बाहर आया। वो अंशी की आने का वेट कर रहा था, पर अंशी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अंशी तो थोड़ी देर पहले ही यहां से निकल गई थी। उसे आज कहीं जाना था, इसलिए वो यहां से जल्दी चली गई थी। बेहद देर इंतजार करने के बाद उसे स्नेहल दिखी, जो बाहर आ रही थी। वेद को याद आया कि उसने इस लड़की को अपनी प्रिंसेस के साथ देखा था। उसने लड़की के पीछे देखा। उसे लगा शायद उसके पीछे उसकी बहन आ रही होगी, पर अंशी को ना देखकर वो कंफ्यूज हो गया। वो स्नेहल के सामने जाकर खड़ा हो गया तो स्नेहल हड़बड़ा गई। पर जब उसने हैंडसम वेद को देखा तो वो एकटक उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी नजरें हटा लिया। तो वेद उसे देखते हुए पूछा, मेरी प्रिंसेस मतलब अंशी जहां है, क्या उसकी कोई और क्लास है? उसकी बात सुनकर स्नेहल ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं सीनियर, वो अंशी तो 1 घंटे पहले ही कोलाज से चली गई थी। उसने कहा था कि उसे कुछ काम है, इसलिए वह जा रही है। उसकी बात सुनकर वेदांत का मूड पूरी तरह से खराब हो गया। उसे अपनी बहन को समझाने का मौका भी नहीं मिला। वो स्नेहल को और कुछ बोले बिना वहां से चला गया। वहीं स्नेहल ने कंधे उचका दिए। आज हो क्या रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। देर पहले क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का रौनक आकर अंशी के बारे में पूछ रहा था जब अंशी चली गई।
अब उनका सीनियर वेदांत सिंघानिया, जो कोलाज में लगभग हर एक लड़की का क्रश है, वह भी आकर अंशी के बारे में पूछ रहा था। वो वहां से आगे चली गई तो एक कार आकर रुकी। वो उस कार में बैठकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ विराज और दिग्विजय जी इस वक्त होटल में मिस्टर अहलावत से मीटिंग करने के लिए आए हुए थे। दोनों मीटिंग रूम में चले गए तो अंदर एक आदमी जो 55 से 56 साल का लग रहा था, सोफे पर बैठा हुआ था और उनके के आने का इंतजार कर रहा था। विराज और दिग्विजय जी को देखकर वो आदमी, जो कोई और नहीं गिरीश अहलावत थे, वो भी खड़े हो गए। दोनों ने गिरीश जी से हाथ मिलाया और उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। दिग्विजय जी उन्हें देखते हुए बोले, आई होप हम लेट नहीं हुए, आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। गिरीश जीना में सिर हिलाकर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर सिंघानिया, दरअसल में भी यहाँ किसी मीटिंग के लिए ही आया था, इसलिए मैंने आपको इसी लोकेशन पर मीटिंग के लिए बुलाया था। मेरी मीटिंग हो चुका था तो मैं आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी ने और कुछ नहीं कहा। तो गिरीश जी ने पूछा, तो क्या अब आप बता सकते हैं कि आपने ये मीटिंग क्यों रखा है? उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सिंघानिया फैमिली से उनकी बेटी ने प्रोजेक्ट छीन लिया था। तो क्या वो जानते हैं इस बारे में या किसी डील के बारे में डिस्कस करने आए थे? विराज उन्हें देखते हुए बोला, मिस्टर अहलावत, हम आपसे मिस अंशी देसाई के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर गिरीश जी की आंखें छोटी हो गईं। अंशी देसाई, ये नाम इन्हें कैसे पता? ये बात बहुत कम लोगों को ही पता था कि ग्लोबल इंडस्ट्री के पीछे का मास्टरमाइंड उनकी बच्ची अंशी है। इनफैक्ट ग्लोबल इंडस्ट्री के खुद की एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंट के सिर तक को नहीं पता था कि ग्लोबल इंडस्ट्री की मास्टरमाइंड बोस अंशी है। उन्हें तो लगा था अगर सिंघानिया फैमिली को पता भी होगा तो भी उन्हें सिर्फ उनकी और ग्लोबल इंडस्ट्री के बीच लिंक मिला होगा, पर ये तो उसे उनकी बच्ची के बारे में पूछ रहे थे। गिरीश जी का भाव पूरी तरह से कठोर हो गया। वो विराज और दिग्विजय जी को देखकर बोले, आपको हमारी बच्ची के बारे में क्यों जानना है? सच कहे तो गिरीश जी को भी नहीं पता था कि अंशी सिंघानिया फैमिली की असली बेटी है। अंशी ने इस बार में उन्हें कुछ नहीं बताया था। अंशी को भी जेल से आने के पहले ही उस नंबर के जरिए पता चला था। अहलावत फैमिली में सिर्फ 2 लोगों को ही इस बार में पता था। गिरीश जी की बात सुनकर दिग्विजय जी को जलन हो रही थी। गिरीश जी कितने हक से उनकी बच्ची को अपनी बच्ची कह रहे थे, और वो जो अंशी के असली डैड थे वो अपनी बच्ची पर हक भी नहीं जता पा रहे थे। पर दिग्विजय जी और विराज दोनों को उनकी कंफ्यूजन और डाउटफुल आंखों को देखकर ये तो पता चल गया कि गिरीश जी को भी नहीं पता है कि अंशी उनकी बेटी है। दिग्विजय जी उन्हें देखकर गहरी सांस लेकर बोले, क्या आप हमें हमारी बच्ची के बारे में कुछ और बता सकते हैं? आपका उस बच्ची के साथ क्या रिलेशन है? उनके बार बार अंशी के बारे में सवाल पूछने से गिरीश जी भी परेशान हो गए थे। इसलिए वो बिना भाव के अपनी गुस्से को दबाते हुए बोले, देखिए, वो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी। इससे ज्यादा मैं अपनी बेटी के बारे में आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता हूं। और आप क्यों हमारी बच्ची के बारे में पूछ रहे हैं? गिरीश ने थोड़े गुस्से से देखते हुए पूछा। तो दिग्विजय जी थोड़ा परेशान और थोड़े गुस्से में बोले, क्या मतलब कि वो आपकी बच्ची है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि वह अहलावत फैमिली की बेटी नहीं है। उनकी बात सुनकर गिरीश जी भी गुस्से से बोले, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा हमारी घर की प्रिंसेस रहेगी। हमारे रिश्तों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। हमारे रिश्तों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। गिरीश जी को तो अब तक लग रहा था कि शायद विराज उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही उनसे मिलने आए हैं, जिसे उनकी बच्ची ने सिंघानिया फैमिली से छीन लिया था। उन्हें लग रहा था कि सिंघानिया फैमिली को कहीं से पता चल गया है कि अंशी का ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन है, और क्योंकि अहलावत फैमिली और अंशी के बीच रिलेशन था, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए होंगे। क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये प्रोजेक्ट सिंघानिया फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पास में उन्होंने एक और लैंड ले रखा था जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे, और उसके पास होने वाला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता तो उन्हें भी मदद जाती। ठीक है,
अगर आप सिर्फ मेरी बच्ची के बारे में बात करने आए हो तो मैं चलता हूं। इतना कहकर जैसे ही गिरीश जी अपनी जगह से उठने लगे, दिग्विजय जी उन्हें देखकर सख्त भाव से बोले, वो मेरी बेटी है मिस्टर अहलावत। दिग्विजय जी की बात सुनकर गिरीश जी की कदम मानो वहीं पर जम गया। अभी अभी उन्होंने जो सुना उस बात पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। गिरीश जी ने दिग्विजय जी को देखा और बोले, ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? दिग्विजय जी न में सिर हिलाकर बोले, नहीं, वो हमारी बच्ची है। गिरीश जी ने उन्हें ध्यान से देखा। सच में दिग्विजय जी की आंखें अंशी की तरह ही लग रही थीं। गिरीश जी फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा शायद दिग्विजय जी को कोई गलत फहमी हो गई होगी, इसीलिए वो बोले, मेरी बच्ची का इस दुनिया में हम सबके सिवा कोई फैमिली नहीं। वो हमारी बच्ची है, मेरी बेटी, बस मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। अंशी उनकी इकलौती प्रिंसेस, उनकी बच्ची थी, तो गिरी जी कैसे कह सकते थे वह उनकी बेटी है? वो कुछ कहते उससे पहले विराज बोला, रिलैक्स मिस्टर अहलावत, जैसे कि आपको पता है कि अंशी देसाई फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, इसीलिए हमें बस शक है कि वो हमारी बच्ची है। क्या आप हमें अंशी के बारे में और कुछ बता सकते हैं? हमें बस उसके बारे में जानना था। हमारा और कोई गलत मोटिव नहीं है, आप इस बारे में भरोसा कर सकते हैं। गिरीश जी बिना भाव के बोले, अगर वो आपकी बेटी है तो आपकी घर में जो आपकी बेटी है वो कौन है? देखिए, हमारी बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आज वह जहां पर भी है अभी मेहनत से है, अपनी काबिलियत से है। इसलिए अगर आपको मेरी बच्ची के बारे में कुछ जानना है तो आप खुद उससे पूछ सकते हैं। अगर वो मिली तो फिर गुस्से से बोले, और अगर सच में प्रिंसेस आपकी बच्ची है भी तो क्या हुआ? आप इतने सालों से क्या कर रहे थे? क्या इतने सालों तक आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी कहाँ है, किस हालत में है? मुझे अब इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है। मेरी बच्ची से दूर रहिए। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं अगर उसे कोई भी दुख या तकलीफ मिली तो। और अगर आप किसी मकसद से हमारी बच्ची के करीब आ रहे हो तो याद रखना, उसके लिए हमेशा हम खड़े हैं। गिरीश जी को याद आ रहा था कि कैसे जब पहली बार वह अपनी बच्ची से मिले थे तब फैमिली के बारे में पूछने पर वो गुस्से और नफरत से भर गई थी। उसने तो यह तक कह दिया था कि उसे कोई भी फैमिली नहीं चाहिए। बेहद मुश्किल से उसके पापा और बाकी सबके प्यार में अंशी चेंज हुई थी। अगर सच में सिंघानिया फैमिली उनकी बच्ची की असली फैमिली है तो शायद वो नफरत देसाई फैमिली से ज्यादा सिंघानिया फैमिली के लिए था। मुझे और एक मीटिंग है, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करना है तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं जब चाहूंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर गिरीश जी उन्हें देखकर आगे बढ़ गए। दिग्विजय जी उन्हें रोकना चाहते थे पर विराज ने उन्हें रोक दिया। गिरीश जी के बाहर जाने के बाद दिग्विजय जी उससे बोले, क्या हुआ विराज, तुमने मुझे क्यों रोक दिया? मुझे मेरी बच्ची के बारे में ज्यादा जानना था। उनकी बातें सुनकर विराज गहरी सांस लेकर बोला, क्या आपको मिस्टर अहलावत की बात सुनकर लग रहा है कि वह आपको प्रिंसेस के बारे में कुछ भी बताएंगे? डैड, वैसे भी हम प्रिंसेस से मिलने जाने वाले हैं, इसलिए अब आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय जी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को कैसे मनाए। वो गिरीश जी से इसलिए मिलने आए थे ताकि उनके जरिए अपनी बेटी के बारे में कुछ और जान सके और उसे मना सके, पर उनका कुछ भी काम नहीं हुआ, इसलिए यहां बैठने का अब कोई फायदा नहीं था। वो दोनों वहां से चले गए। जब वो सिंघानिया विला पहुंचे तो वेदांत, दादाजी, दादी माँ, अंजलि जी सब वेट कर रहे थे। उनके आते ही सब उनसे पूछने लगे कि उनकी प्रिंसेस के बारे में क्या और पता चला है। दिग्विजय जी ने सब कुछ बता दिया। वह बहुत उदास थे और उनकी बात सुनकर बाकी सब भी उदास हो गए। अंजलि जी चिढ़ते हुए बोले, कम से कम ये तो पता कर लेते कि हमारी बच्ची की फेवरेट कलर, फेवरेट डिश और बाकी सब क्या है, वो कैसे रहना पसंद करती है, ताकि हम उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही रूम प्रिपेयर कर सके। मैं अपनी प्रिंसेस की आने से पहले उसके लिए सब कुछ रेडी करना चाहती थी। मैं अपनी बच्ची की ग्रैंड तरीके से वेलकम करना चाहती थी। उनकी बात सुनकर विराज बोला, मोम, ये सब आप बाद में करना,
जब हम अपनी प्रिंसेस को मना लेंगे। तभी अंजलि जी का फोन रिंग करने लगा। उन्होंने फोन देखा तो तन्वी का कॉल था, पर अंजलि जी इस वक्त बहुत खराब मूड में थी, इसीलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया और बाद में रूम में जाकर फोन करे के बात करेगी सोचकर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में तन्वी कुछ टाइम पहले ही न्यू ईयर पहुंची थी और इस वक्त वह अपने फैमिली विला में थी। यहां उसके ऋषित भाई और उसके बाकी बैंड मेंबर भी थे। सिंघानिया फैमिली में ने कई सारी देश में घर खरीद कर रखा था जहां जहां उनका बिजनेस था, ताकि कभी किसी बिजनेस के सिलसिले में आए तो रहने की कोई प्रॉब्लम ना हो और होटल में ना रहना पड़े। वहीं तन्वी ने जब देखा उसकी मोम फोन नहीं उठा रही है तो वो उदास हो गई। आते वक्त भी उसकी मोम बेहद अजीब बिहेव कर रही थी और आने के बाद उसके डैड और मोम दोनों को फोन किया था, पर कोई भी उठा नहीं रहा था। उसके साथ किसी ने कभी भी पहले ऐसा नहीं किया था। वो जहां भी जाती थी उसकी मोम और डैड उसकी पहुंचते ही फोन करते थे। बार बार उससे पूछते थे कि वो सेफली पहुंच गई या नहीं, पर यहां आने के बाद उसके डैड और मोम दोनों ही उसे फोन नहीं कर रहे थे और जब उसने फोन किया तो वह उठा भी नहीं रहे थे। तभी ऋषित, जो आपने प्रैक्टिस करके आया था, उसे इतना उदास देखकर उसके पास आ गया और पास सोफे पर ही बैठ गया। उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? अपने भाई की बात सुनकर तन्वी ने उसे हक कर लिया और बोली, भाई देखिए ना, मोम डैड मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो पहले कभी ऐसा नहीं करते थे। जब भी मैं कहीं जाती थी तो वो परेशान रहते थे। जब तक मुझसे बात ना कर ले तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता था और आज मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने एक बार भी मुझे फोन करके नहीं पूछा कि मैं सेफली पहुंच गई या नहीं। और अब जब मैं उन्हें फोन कर रही हूं तो वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो मोम डैड के लिए बेहद चिंता हो रही है। ये कहते हुए वो इस वक्त बेहद दुखी लग रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बात सुनकर ऋषित समझ गया कि उसकी बहन इतनी ज्यादा दुखी क्यों लग रही है। वो उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, कोई नहीं, वो थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लेंगे, शायद किसी काम में बिजी होंगे और डैड तो ऑफिस में होंगे। तन्वी ने सिर हिला दिया तो ऋषित ने उसे जाकर रूम में रेस्ट करने के लिए बोला। तो तन्वी वहां से ऊपर रूम की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद ऋषित सोच में पड़ गया। वो भी कुछ दिन से नोटिस कर रहा था, जब से सगाई टूटी थी वहां से आने के बाद विराज भाई उसे फोन नहीं करता था। फिर कुछ 3 दिन पहले से तो डैड भी फोन नहीं उठा रहे थे और अब मोम भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अपने फोन निकाला और वेदांत को फोन कर दिया। वेदांत जो इस वक्त सोया हुआ था, क्योंकि आज वो मैच प्रैक्टिस करने की वजह से थक चुका था और अनुशी उसके ऊपर और गुस्सा हो गई, इसलिए वह दुखी भी था, इसलिए सो गया था। जब फोन रिंग हुआ तो वह बंद आंखों से ही अपनी हाथों से फोन टटोलते हुए रिसीव किया। तो दूसरी तरफ से ऋषित की आवाज आई, क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसेस ने फोन किया था, मोम या डैड भाई किसी ने नहीं उठाया। तुम घर पर ही होना क्या, वहां कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर वेदांत नींद भरी आवाज में उदासी से बोला, भला प्रिंसेस मोम डैड भाई को क्यों फोन करेगी? हमारी प्रिंसेस तो हमसे बेहद नाराज है, शायद वो हमसे नफरत भी करती है और आज तो मैंने प्रिंसेस को और भी गुस्सा दिल दिया। अब प्रिंसेस तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने सोचा था मैं अपनी प्रिंसेस का सबसे फेवरेट भाई बनूंगा, पर देखो क्या हो रहा है। उसकी बात सुनकर ऋषित कंफ्यूज हो गया और बोला, तुम ये क्या बक रहे हो वेदांत? प्रिंसेस तो यहाँ न्यूयॉर्क में है और वो भला गुस्सा क्यों होगी तुमसे और नफरत क्यों करेगी? मुझे तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं बताया। उसकी बात सुनकर वेदांत को होश आया और वह हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और बोला, अरे ऋषि भाई, आप सॉरी, मैं तो नींद में बोल गया। और डैड मोम बाहर गए हैं भाई, बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रहा है। जब फ्री हो जाएंगे तब वह वापस फोन कर देंगे। रख रहा हूं क्योंकि मुझे सोना है। इतना कहकर वेदांत ने जल्दी से फोन रख दिया और सीने पर हाथ रख दिया। अच्छा हुआ जो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे पता था उसके डैड मोम परेशान हैं
इसलिए इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। वो फिर से सो गया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अब भी आपने विला पहुंचा था। वो राजपूत मेंशन में ज्यादा वक्त तक नहीं रहा। अकेले रहने की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह वहां से जल्दी वापस आ गया। वो वहां रहता भी था तो बेहद कम दिन तक ही रहता था। विला पूरी तरह से खाली था, क्योंकि जब वह यहां नहीं रहता था तब सिर्फ स्टाफ आकर साफ करके चले जाते थे। जब वो रहता था तभी डिनर या ब्रेकफास्ट बनाने के लिए स्टाफ अंदर रहते थे, पर रात के 8 बजे के बाद अंदर किसी को भी आना अलाउड नहीं था। वो सीधा वहां से अपने रूम में चला गया। रूम में डिम लाइट थी, और जैसे ही विक्रम इंटर हुआ तो उसे अपनी स्ट्रॉबेरी की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। तो उसकी होंठों पर छोटी सी डेविल स्माइल आ गई। लाइट ऑन हो गया। विक्रम ने सोफे पर देखा, जहां अंशी पैर पर पैर चढ़ाए बैठी थी। उसकी हाथ में गन था। वो इस वक्त बिल्कुल अपनी शैडो क्वीन की अवतार में थी। उसने ब्लैक हाई नेक टॉप, ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेदर की ओवरकोट डाल रखा था। ओवरकोट की हुडी इस वक्त उसके सिर पर नहीं था। वह सोफे की हेडरेस्ट से सिर टिकाए उसे ही देख रही थी। उसकी हेजल आंखें चमक रही थी। विक्रम को देखकर अंशी सोफे से उठ गई और उसके पास चलो गई, और गन को विक्रम के चेहरे पर रखकर डेविल स्माइल करके घुमाते हुए बोली, लगता है आपने मुझे अभी तक ठीक से समझा ही नहीं मिस्टर विक्रम राजपूत। मुझे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है, और आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? ये बात मैंने आपको पहले ही कह दिया था। फिर उसकी आंखों में देखकर उसकी गाल से लेकर गर्दन तक गन घुमाते हुए बोली, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की मिस्टर राजपूत? क्या होगा अगर आपको मैं मार दूं तो? आपको तो अच्छी तरह से पता है ना मुझे लोगों को करने में कितना मजा आता है। भला आपसे अच्छी तरह से कौन जान सकता है कि माफिया क्वीन को मारने में कितना मजा आता है? माफिया किंग क्रूएल किलर। उसकी बात सुनकर भी विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो एक पल के लिए भी पलक तक नहीं झपकाया। वो अभी भी अपने दोनों हाथ को अपने पेंट के जेब में डालकर बड़े गौर से अपनी स्ट्रॉबेरी को देख रहा था। पहले तो वह थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने कब अपनी स्ट्रॉबेरी को धोखा दिया। उसे लगा क्या उसकी स्ट्रॉबेरी हेयर सैंपल की बात कर रही है, क्योंकि उसने धोखे से उसकी हेयर सैंपल लेकर विराज को दे दिया था। तभी अंशी उसे देखकर कोल्ड आवाज में बोली, मैं भी देखना चाहूंगी कि मेरे होते हुए आप तन्वी सिंघानिया से कैसे शादी करते हो। उसकी बात सुनकर अब जाकर विक्रम को समझ में आया कि शायद व्योम ने अंशी को फोन करके बहुत सारी बकवास की है, जिस वजह से उसकी स्ट्रॉबेरी इस वक्त इतने गुस्से में है और यहां तक उसे मारने के लिए आ गई है। उसने अपनी जेब से हाथ को निकाला और उसे खींचकर आपने और करीब कर लिया। अंशी उसकी आंखों में देख रही थी तो विक्रमगण को साइड करके बोला, तुम्हें किसने कहा स्ट्रॉबेरी की मैं तन्वी सिंघानिया से शादी कर रहा हूं? उसकी बात सुनकर अंशी ने उसे आंखें छोटी करके घूर कर देखा और बोली, मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दीजिए। सवाल के बदले सवाल पूछने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर उसने विक्रम की हाथ की एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्विस्ट कर दिया। उसकी इस हरकत से विक्रम का भाव बिगड़ गया। वो अपना लेफ्ट हाथ हिला भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसकी कमर से हाथ है गया। अंशी उसकी चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे डबल क्रश करने की कोशिश करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो मेरा है मैं उसे किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देना चाहूंगी, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मिस्टर राजपूत। और आप तो ऑलरेडी मेरी दुनिया में आ चुके हैं, और जो मेरा हो अगर मेरी दुनिया में एक बार आ जाता है तो मैं उसके लिए जाने का सारा रास्ता बंद कर दूंगी। जैसे आपके लिए मिस्टर राजपूत, आपके पास ना तो पहले कोई ऑप्शन था ना अब कोई ऑप्शन है। आपको हमेशा मेरे पास मेरा होकर रहना होगा, यही आपके लिए सबसे बेस्ट बात है। अब चुपचाप मेरी सवालों का जवाब ठीक ठीक से दीजिए, वरना आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूं। और एक बात बता दूं, अगर आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे ही रहा तो हो सकता है कुछ दिन तक आपका हाथ काम करना ही बंद करते। उसकी बात सुनकर विक्रम तिरछी मुस्कान लिए राइट हैंड से उसे करीब खींचकर उसकी बालों को कान के पीछे करके बोला, क्यों, क्या तुम्हें जलन हो रही है स्ट्रॉबेरी?
उसकी बात सुनकर अंशी की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे तो खुद भी नहीं पता था कि उसे ये किस तरह की फीलिंग्स जकड़ रही हैं। उसने जब व्योम से सुना कि विक्रम ने तन्वी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, तो उसे एक अजीब सा गुस्सा और खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। पर उसने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही थी। आखिरकार विक्रम से तो वह कुछ दिन पहले ही मिली थी, और विक्रम उसके लिए तन्वी से छिनी खुशी था, वो ट्रॉफी था। तो फिर वो उसे वापस तन्वी के पास कैसे जाने दे सकती थी? यही सोचकर ही उसने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अंशी होश में आकर ना में सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं जलन, वह भी मुझे कभी नहीं, पर मुझे पसंद नहीं है कि मेरी चीज को कोई नजर उठाकर भी देखे। विक्रम बिना भाव के बोला, मेरा भी वही ख्याल है जो मेरा है, सिर्फ मेरा है। जो चीज या इंसान एक बार मुझे पसंद आ जाए, कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता है, जैसे कि तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है स्ट्रॉबेरी। जिस दिन तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी या इस बारे में सोचोगी भी, उस दिन तुम इस विक्रमादित्य राजपूत की असली रूप को देखोगी स्ट्रॉबेरी। उसकी बात सुनकर अंशी ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। दोनों की कोल्ड आंखें इस वक्त एक दूसरे से टकरा रही थीं। दोनों में से कोई किसी से कम नहीं था। दोनों ही एक दूसरे पर हक जताना चाहते थे, एक दूसरे को डोमिनेट चाहते थे। दोनों की आंखों में एक जैसे ही आग था, जो मिल जाए तो सही बाकी सबको तबाह कर दे, और दुश्मन बन जाए तो एक दूसरे को ही तबाह कर दे। पर दोनों की आंखों में प्यार नहीं, पर जुनून, पागलपन जरूर दिखाई दे रहा था। अब बस देखना बाकी, ताकि कब तक दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई देगा। अंशी ने विक्रम की लेफ्ट हैंड की एक्यूप्रेशर पॉइंट को फ्री कर दिया, तो विक्रम ने उसकी सिर को पकड़ लिया और उसकी होंठों पर आपने होंठ रखकर उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। वो इस वक्त बहुत ज्यादा अग्रेसिव था। ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। अंशी भी आपने गुस्सा विक्रम की होंठों पर उतार रही थी। वो विराम की होंठों को धीरे से बाइट कर रही थी, पर इससे विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आधे घंटे बाद विक्रम ने अंशी को छोड़ा तो अंशी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विक्रम ने अंशी के सिर को आपने सीने पर रख लिया और बिना भाव के उसकी खूबसूरत हसीन चेहरे को देखकर उसकी सिर को सहलाने लगा। अंशी की लाल होंठ इस वक्त इतनी देर किस करने की और सलाइवा लगने की वजह से स्ट्रॉबेरी की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेश सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी हो। विक्रम को तो फिर से अंशी की होंठों को टेस्ट करने का मन कर रहा था। अंशी ने विक्रम को देखा, जो उसे ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। क्या आपको कुकिंग आती है? अंशी ने पूछा। तो विक्रम ने आंखें छोटी करके हाँ बोल दिया। तो अंशी बोली, तो क्या आप मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना देंगे? मैंने सुना है लड़के कुकिंग करते हुए बहुत हैंडसम लगते हैं, आज आप मेरे लिए बना दीजिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने सिर हिला दिया और अपना कोट रख के चेंज करने के लिए वार्डरोब में चला गया। अंशी वहीं बैठकर विक्रम के बाहर आने तक का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में विक्रम चेंज करके बाहर आ गया और दोनों नीचे चले गए। अंशी आज दिन भर भूखी थी। आज उसने कुछ नहीं खाया था और कॉलेज के बाद वो अपने एक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर चली गई थी और वहां से डायरेक्ट चेंज करके गुस्से से यहाँ विक्रम से मिलने के लिए आ गई थी। इसलिए उसे थोड़ी भूख लगी थी। विक्रम ने अपने ब्लैक शर्ट को कोहनी तक फोल्ड किया और अंशी को देखकर पूछा, तुम क्या खाना पसंद करोगी? अंशी ने उसे देखा। उसे थोड़ा डाउट था, क्या सच में विक्रम को खाना बनाना आता है? जो भी आप बना दे मिस्टर राजपूत, अंशी ने कंधे उचकाते हुए कहा। वैसे भी उसकी खाने के लिए कोई डिमांड नहीं था। वो कभी भी खाने को लेकर किसी तरह की नखरे नहीं करती थी। विक्रम ने सिर हिला दिया, फिर एप्रन पहनकर वेजिटेबल्स निकालकर कट करने लगा। वहीं अंशी वहां पर हाथ बांधकर खड़ी होकर विक्रम को देखने लगी। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, पर वो इतनी अच्छी कुक भी नहीं थी जिसे सब कुछ आता हो। वो विक्रम को एक टक देख रही थी, जो प्रोफेशनल सैफ की तरह वेजिटेबल्स कट कर रहा था।
थोड़ी देर में विक्रम ने वेजिटेबल्स कट कर लिया। वो पनीर को पीस कर रहा था, फिर खाना बनाने लगा। अंशी उसे देखते हुए बोली, मैंने सही सुना था, खाना बनाते हुए लड़के सच में ज्यादा हैंडसम लगते हैं। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे तिरछी स्माइल ली देखा और बोला, तो मेन तुम्हें ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं स्ट्रॉबेरी। अंशी ने उसे देखा और बिना भाव के बोली, हाँ थोड़ा सा, पर इतना ज्यादा भी नहीं, इसलिए आपको घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्रम उसे आपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देख हमेशा की तरह कोल्ड टोन में बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें इस वक्त ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा हूं? तो मैं तुम्हें कब सबसे ज्यादा हैंडसम लगता हूं बताओ? अंशी ने उसे घूर कर देखा और उसके सीने पर सिर टिकाकर बोली, तब जब आप। इतना कहकर वह रुक गई। उसे याद आया जब उसने पहली बार विक्रम को उसके ऑफिस में देखा था। उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं उसे एक अनजान लड़की को आपने सामने देखकर, और उसकी आंखों में शायद चश्मा था, बाल बिखरे हुए थे थोड़ा सा। उस दिन तो अंशी भी मान गई थी कि विक्रम सबसे हैंडसम इंसान है जिन्हें उसने आज तक देखा है। वो काम करते हुए भी बहुत ज्यादा हैंडसम लगता था और इस वक्त कुक करते हुए भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शायद भगवान ने विक्रम को ऐसा ही बनाकर भेजा था ताकि वो बाकी सभी लड़कों को जला सके। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? इतना कहकर विक्रम ने उसकी गाल पर धीरे से बाइट किया और उसकी आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, मेरे सामने होकर, मेरे पास होकर तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो? उसने उसकी गाल को अपनी हाथ में जकड़ लिया और बोला, सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरे बारे में ही सोच सकती हो? तुम कहीं भी हो, कैसी भी हालत में हो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी? समझ में आई बात, मेरी मंगेतर होने वाली बीबी। इस वक्त उसकी आंखों में अजीब भाव था। वो अपनी स्ट्रॉबेरी की ख्याल में भी किसी और को आने नहीं दे सकता था, ना ही वह इस बात को बर्दाश्त कर सकता था। तभी अंशी ने उसकी हाथ को अपनी चेहरे से हटाया और ऊपर उठकर विक्रम की गाल पर बाइट करके बोली, और के लिए अभी सेम बात है मिस्टर राजपूत। अगर मेरे सिवा कोई भी लड़की आपकी ख्याल में भी आए तो मुझे एक पल भी नहीं लगेगा आपको बर्बाद करने में। दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल सेम था और ऑरा भी सेम था। विक्रम ने उसे आंखों में डिजायर लिए देखा। उसका बॉडी हार्ड हो चुका था। भले ही अंशी के लिए ये सिर्फ छोटी सी सजा थी जो उसने विक्रम को दिया था, पर विक्रम की बॉडी तो उसकी इस तरह की छुअन से ही गर्म हो रहा था। उसने अंशी को कमर से पकड़कर आपने बॉडी से सटा लिया तो अंशी को ऐसा लगा जैसे उसे नीचे कुछ चुभ रहा हो। अंशी ने नीचे देखा। भले ही अंशी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल थी, पर जब बात प्यार की आए तो वो जीरो थी। फिर भी जब उसे समझ में आया कि उसे क्या चुभ रहा है, उसकी गाल और जान जैसे शर्म से लाल होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाल जल रहा हो। उसने विक्रम को खुद से दूर करने की कोशिश की। तभी विक्रम ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, चुपचाप ऐसे ही कुछ देर मेरी बाहों में रहो स्ट्रॉबेरी। अंशी उसकी बात सुनकर शांत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद विक्रम ने खुद को शांत कर लिया और बोला, तुम्हें कभी भी बाइट करना है, मारना है, जो भी करना है, तुम सिर्फ मेरे साथ करोगी स्ट्रॉबेरी। इतना कहकर उसने उसे किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया और फ्रीज से स्ट्रॉबेरी, एप्पल और चेरी निकालकर कट करके अंशी को दे दिया ताकि जब तक उसका खाना बनाना खत्म हो तब तक उसकी स्ट्रॉबेरी कहीं भूखी ना रह जाए। वहीं अंशी भी फ्रूट्स खाने लगी और विक्रम को कुकिंग करते हुए देखने लगी। वहीं तभी कुछ लोग घर की हॉल में घुस आए। ये कोई और नहीं, व्योम, समय, अभिमान और बाकी सब थे। व्योम ने आज घर में जो भी हुआ अभिमान और सुमित को भी फोन करके बता दिया था ताकि वह यहां आकर उसके भाई को समझा सके कि वो ये पागलपन ना करे, वो उनकी भाभी को छोड़कर उस तन्वी से शादी ना करे। उसने तो अर्नब को भी फोन किया था, पर अर्नब किसी सर्जरी के लिए दूसरी सिटी अभी गया हुआ था, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। इसलिए वो बाकी सबके साथ यहाँ आ गया था। वो तो आपने भाई को पीटते हुए देखना चाहता था, पर उसकी भाभी ने तो कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। जब उसने फोन करके सब कुछ बताया तो उसकी भाभी ने बस ठीक है कहकर फोन काट दिया था। इसलिए उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी भाभी अभी बिजी होगी।
इसलिए नहीं आ पा रही है, पर कोई बात नहीं, वो तो यहां था ना। खुद ही अपनी भाभी के लिए बदला लेने वाला था, पर वो अपने डेविल भाई को अपनी भाभी के साथ धोखा नहीं करने देगा। उन सब ने इधर उधर देखा। अथर्व, जो किसी मीटिंग की वजह से देर घर आया था, इस वक्त वो थका हुआ लग रहा था। वह तो सोने ही जा रहा था, पर व्योम उसे यहां पर घसीट कर लेकर आएगा। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। यहां पर भी उसके लिए एक रूम था। वो कभी कभी जबरदस्ती अपने भाई के साथ रहने के लिए यहां आ जाता था। वो अभी उस रूम में जाकर बस चुपचाप सो जाना चाहता था, पर व्योम कहां उसे जान देने वाला था। उसने इधर उधर देखा, हाल में कोई नहीं था, तो वह बोला, जरूर भाई अपने रूम में होंगे। तभी उन्हें किचन की तरफ से आवाज आई, तो सब किचन की तरफ चले गए, क्योंकि इस वक्त तक तो विला के अंदर स्टाफ या सेफ किसी को भी रहना अलाउड नहीं था। सब आपने अलर्ट किए रूम में चले जाते थे। सुबह ही आते थे। वहां ओपन किचन था। जब वो लोग थोड़ा आगे गए तो उनकी आंखों के सामने का नजारा देखकर सब आंखें फाड़कर देखने लगे, क्योंकि इस वक्त विक्रम ने एप्रेन पहन रखा था और कुछ कुकिंग कर रहा था। वहीं अंशी किचन प्लेटफॉर्म पर बैठकर कुछ खा रही थी। वहीं विक्रम ने घूर कर बाहर की तरफ देखा। उन लोगों के घर में आते हैं उसे पता चल गया था, और उसके बिला में इन लोगों के सिवा किसी की हिम्मत नहीं थी जो बिना बुलाए आ जाए। पर उसने कुछ नहीं कहा और आपने कुकिंग करता रहा। वहीं व्योम जल्दी से भागकर किचन के अंदर चला गया और अंशी को देखकर खुश होकर बोला, वाह भाभी, तो आप यहाँ भाई को सजा देने आई हो ना? क्या सजा दिया आपने भाई को? मुझे उनके चेहरे पर चोट का निशान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपने उन्हें बावर्ची बना दिया? उसकी बिना सिर पैर की बात सुनकर विक्रम ने उसे घूर कर देखा। व्योम को अपने भाई की नजरों से डर तो लग रहा था, पर अपनी भाभी को सामने देखकर उसके अंदर हिम्मत आ गई। वो जल्दी से अंशी को हक करने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक मजबूत हाथ उन दोनों के बीच आ गया। व्योम में सामने देखा तो विक्रम खो जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था, जैसे बोल रहा हो, मेरी स्ट्रॉबेरी से दूर रहो वरना फेंक दूंगा। उसे किया भी वहीं उसने उसे अंशी से दूर कर दिया और बोला, दूर से बात कर, अपनी भाभी से ज्यादा चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बाकी सब भी किचन के पास आ गए थे, पर उन्हें तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक लग रही थी। विक्रम और अंशी दोनों को देखकर तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनके बीच झगड़ा भी हुआ होगा। अंशी तो आराम से खा रही थी और विक्रम उसे देखते हुए खाना बना रहा था, और दोनों की गाल पर देखा तो दोनों की ही गाल पर लव बाइट था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही बहुत अच्छी तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन सब ने घूर कर व्योम को देखा। इस पागल लड़के ने उन्हें जबरदस्ती यहां बुलाया और बोला, भाभी के साथ अन्याय हुआ है, हमें उन्हें न्याय दिलाने के लिए जाना होगा। अगर वो नहीं आते तो ये लड़का बकर बकर करके उनका दिमाग खा जाता, इसलिए वह सच में यहां पर आ गए। पर यहां आकर तो उन्हें कुछ और ही देखने को मिल रहा है, जिसके लिए न्याय चाहिए था और जिसने अन्याय किया था। दोनों तो बिल्कुल किसी हैप्पी कपल की तरह यहां पर खाना बनाना और खिलाने का खेल खेल रहे थे, और वो भी बड़े प्यार से। दोनों शायद बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने यहां आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था। अथर्व ने दांत पीसते हुए गुस्से से व्योम को देखा और बोला, भाई आज मैं यहीं सोने वाला हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं, प्लीज मुझे अब कोई भी डिस्टर्ब मत करना। और भाई मैं कल सुबह यहां से चला जाऊंगा, इसलिए आप मुझे उठाकर कहीं बाहर मत फेंक देना। इतना कहकर वह वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। देखा जाए तो यहाँ पर सबका रूम था। यहाँ सब विक्रम के साथ रहने के लिए आते थे। विराज भी यहाँ कई बार आकर रह चुका था। उसके जाने के बाद भी हमने मुंह बना लिया और बोला, मुझे क्या पता था कि भाभी यहाँ आ चुकी होगी, मैं तो आपके लिए ही भाई से फाइट करने आया था। पर अब लगता है यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इतना कहकर उसने अपने भाई को घूर कर देखा। उसके भाई एक हाथ से कुक कर रहे थे, पर दूसरे हाथ से विक्रम ने अंशी की पेट पर लपेट रखा था ताकि व्योम उसे हग ना कर सके। ये देखकर तो व्योम ने बुरा सा मुंह बना लिया और अंशी को देखकर मासूम फेस बनाकर बोला, भाभी
क्या मैं आपको हक भी नहीं कर सकता हूँ? देखिए भाई, इतने जलकुकड़े हैं कि मुझे आपको हक भी नहीं करने दे रहे हैं। अंशी ने विक्रम को देखा ताकि वो उसे छोड़ दे, पर विक्रम उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो व्योम को घूरते हुए बोला, आपनी भाभी की गले लगने की जरूरत नहीं है, यहां से बाहर जाओ। उसकी बात सुनकर व्योम ने दांत पीस लिया। विक्रम ने जब देखा व्योम ऐसे नहीं जाएगा तो उसने अभिमान और सुमित को इशारा किया, तो वह दोनों व्योम को लेकर बाहर चले गए। अंशी ने विक्रम को आंखें छोटी करके घूर कर देखा और बोला, आपने व्योम को हक क्यों नहीं करने दिया? क्या आप जेलस है? उसने सुना था कि जब कोई किसी से प्यार करता है उसे किसी और के क्लोज देखकर उसे जलन होती है, तो क्या मिस्टर राजपूत को उससे प्यार हो गया है? यह तो अजीब होगा। विक्रम ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखा और बोला, पता नहीं, पर कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं भी किसी के करीब नहीं जाऊंगा, हम दोनों बस एक दूसरे की ही इतनी करीब आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर अंशी की होंठों का कोना मूड गया। उसने विक्रम की गर्दन में बाहें डाल दी और बोली, जरूर, ये तो बेहद अच्छी बात है। तभी उन्हें किसी की गला खरासने की आवाज सुनाई दी, तो दोनों ने मुड़कर देखा। वहां पर इस वक्त सुमित खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अंशी धीरे से उसकी गर्दन से अपना हाथ हटाने वाली थी, पर तभी विक्रम ने उसकी हाथ पकड़कर रोक दिया। विक्रम ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा तो सुमित बोला, अरे तेरे भाई ने मुझे परेशान करके रखा था। जब मैं मीटिंग से वापस आया तो मुझे जबरदस्ती यहां लेकर आया है। मैंने कुछ नहीं खाया है। जब तू खाना बना रहा है तो क्यों ना मेरे लिए भी थोड़ा सा बना दे। फिर पीछे देखा जहां से अभियान, समय और व्योम उसे इशारा कर रहे थे। उनके इशारे देखकर सुमित का तो जैसे गला ही सूख गया। फिर भी वो बोला, और अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया है तो क्यों ना हम सब खा लें। उसकी बात सुन नर विक्रम ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रॉबेरी के लिए खाना बनाया है। अगर तुम सबको खाना है तो खुद ही ऑर्डर करके खा लो, वरना यहां से दफा हो जाओ। तुम सबको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सुमित ने मुंह बना लिया और एक्टिंग करके बोला, देख लिया, अब दोस्त दोस्त ना रहा। हमारा दोस्त तो पूरी तरह से बदल गया। उसका गलत मुहावरा सुनकर सबने सिर हिला दिया। सुमित हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोल देता था, जिसे सुनकर सबको हंसी आ जाती थी। सुमित ने अंशी को देखा और बोला, भाभी, शादी के बाद आपको इसे अपनी कंट्रोल में रखना होगा। इतना कहकर सुमित ने दांत पीसते हुए विक्रम को देखा और बोला, तुमने आज मुझे खाना नहीं दिया ना, देखना मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। और भाभी से कहीं बाहर रोज तुझे भूखा रखे, तब तुझे समझ में आएगा हम भूखों की भूख और मजबूरी। उसकी बातें सुनकर विक्रम ने उसे उससे घूर कर देखा, तो सुमित जल्दी से वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि इससे ज्यादा इस डेविल को छेड़ना उसके लिए ही हानिकारक हो सकता है। वो हॉल में जाकर सबके पास बैठ गया और मुंह बना लिया और गुस्से से बोला, अब करो ऑर्डर। उसने तो सिर्फ भाभी जी के लिए जो खाना बनाया है, खाना तुम सबको है, पर तुम सबने मुझे बकरा बनाकर हलाल होने के लिए वहां पर भेज दिया। उसकी बात सुनकर व्योम दांत दिखाते हुए बोला, मुझे तो लगा भाई खाना बना रहे हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा सा बना देंगे। वैसे भी बहुत टाइम हो गया मेरे भाई के हाथ का खाना नहीं खाया। भाई तो हमारे सेफ से भी अच्छा कुक करते हैं। लगता है वो अपनी कुकिंग स्किल से भाभी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त वो हमारे लिए खाना नहीं बनना चाहते हैं। बाकी सबने हाँ में सिर हिला दिया और बैठकर बातें करने लगे। वो अंशी के साथ में बात करना चाहते थे, पर विक्रम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अंशी को उनमें से किसी से भी बात करने देगा। वो सब विक्रम की नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। विक्रम बहुत पॉजिटिव था। वो अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी पॉजिटिव हो जाता था, और अंशी तो शायद विक्रम के दिलो दिमाग पर छाने लगी थी, तो वो तो अंशी के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होगा। अभिमान और सुमित बस यही सोच रहे थे कि कहीं अपनी पॉजिटिव बिहेवियर और पागलपन की वजह से विक्रम अंशी को खो ना दे। पर उन दोनों को क्या पता था कि सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि अंशी भी विक्रम की तरह ही हद से ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली इंसान है। तभी अभिमान विराज का कॉल आया।
उसने कॉल उठा लिया। उस दिन से अभिमान उसे चिढ़ाता था, जब से विराज अंशी से डरकर भाग गया था। उसने फोन उठाया तो विराज की आवाज आई, तुम सब इस वक्त कहां हो? विराज का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वो दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहता था। विराज की बात सुनकर अभिमान बोला, मैं और सुमित तो इस वक्त विक्रम के विला में है, अपनी किसी सर्जरी के लिए सिटी से बाहर गया हुआ है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ विराज थोड़े सोच में पड़ गया। उसे डर था कि कहीं विक्रम ने सबको सच तो नहीं बता दिया ना। वो पहले अपनी प्रिंसेस को घर लाना चाहते थे, उसके बाद ही वो इस बारे में सबको बताना चाहते थे, उससे पहले नहीं। ओहो, तो तुम सब इस वक्त विक्रम के विला में क्या कर रहे हो? अभियान को ऐसा लगा जैसे विराज विक्रम का नाम सुनकर चीढ़ रहा हो, इसलिए वह विराज को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला, हम तो यहां बस विक्रम से मिलने आए थे, पर उम्मीद नहीं थी कि हम विक्रम को एक हाउस हस्बैंड की किरदार में देखेंगे, जो इस वक्त अपनी होने वाली वाइफ के लिए प्यार से खाना बना रहा है। उसकी बात सुनकर विराज, जो अपने रूम में सोफे पर बैठा था, पहले तो कंफ्यूज हो गया, फिर वो हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? प्रिंसेस मतलब विक्रम की नाम की मंगेतर वहां विक्रम के विला में है? वो जल्दी से सोफे से खड़ा हो गया। वह इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसकी बहन उसे डेविल के पास जाकर क्या कर रही है? वहीं अभिमान को तो अभी भी लग रहा था कि विराज चिढ़ रहा है, क्योंकि उसकी बहन तन्वी की जगह इस वक्त कोई और है। इसलिए वो और ज्यादा चिढ़ाने के लिए बोला, हाँ, अभी भाभी यहीं पर है और विक्रम उनके लिए खाना बना रहा है। मैंने तो कभी भी इतने प्यार से विक्रम को किसी के लिए खाना बनाते हुए नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ विराज का खून खौल रहा था। उसकी बहन विक्रम के विला में, वो दोनों शादी से पहले इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्या विक्रम को एहसास भी है उसकी बहन अभी सिर्फ 20 साल की है? ये विक्रम उसकी बहन से पूरा 8 साल बड़ा है। वो किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेता है? जब तन्वी की शादी विक्रम से होने वाली थी, तब विराज को उम्र का यह फैसला नजर नहीं आता था। पर अब जब अंशी और विक्रम की बात आई, तो विराट को इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसने जल्दी से फोन रख दिया और विक्रम के विला जाने के लिए निकल गया। वो विक्रम को अपनी प्रिंसेस की ज्यादा करीब नहीं आने दे सकता था। वह बदबूदार डेविल इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन को घर ले जाने की? अगर वह लीव इन में रहने के बारे में सोच रहे तो वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। वहीं अभिमन्यु अपने फोन को दिखा। विराज अब तक फोन काट चुका था। उसने कंधे उचका दिया। उसे क्या, विराट चाहे कितना भी गुस्सा हो, उसने तो सक्सेसफुली विराज को गुस्सा दिलाने का मिशन कंप्लीट कर दिया था। वहीं बाकी सब भी उन दोनों की बात को सुन रहे थे और हंसने लगे। सुमित हंसते हुए बोला, लगता है हमारा विराज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। व्योम बोला, आखिरकार उनकी चुड़ैल बहन की शादी जो नहीं हुई भाई के साथ, अगर अभी इन सबको पता चल जाता कि विराज की रियल सिस्टर अंशी है, तो इन सब का मुंह देखने का लायक होता। वहीं विक्रम ने थोड़ी देर में अंशी के लिए रोटी, मिक्स भेज, पनीर, सब्जी बेहद कुछ खाने के लिए बना दिया था और अंशी बस देखती रह गई। विक्रम सच में किसी प्रोफेशनल सैफ की तरह काम कर रहा था। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये काम वो पहली बार कर रहा हो। विक्रम ने सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अंशी भी उसके पीछे पीछे आ गई। तभी डोरबेल बजा तो सुमित को लगा उसने जो खाना मंगाया था शायद आ गया होगा, इसलिए वो वहां से खाना लाने के लिए चला गया। पर जैसे ही उसने डोर ओपन किया, किसी ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। सुमित ने सामने देखा तो उसके सामने इस वक्त विराज गुस्से से तमतमाया हुआ खड़ा था। उसने सुमित को धक्का दिया और अंदर आ गया। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में पागल होने वाला हो। विराज अंदर आ गया, उसके पीछे पीछे सुमित भी अंदर आ गया और गुस्से से बोला, विराज, ये क्या हरकत है तेरी? हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं कोई टूटा हुआ रिक्शा नहीं हूं जिसे तू धकेल कर ले जाएगा। विराज ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और अंदर आ गया। उसे इस वक्त अपनी बहन के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब वो अंदर आया तो उसकी नजरें हॉल में बैठे सब पर पड़ी। सबको देखकर उसने आंखें छोटी कर ली।
जब बाकी सबने उसे गुस्से में देखा तो वो भी समझ नहीं पाए कि ये इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। क्या विक्रम और अंशी साथ है, इसलिए विराज इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में है। विराज ने आगे जाकर दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में देखा, जहां इस वक्त विक्रम और अंशी खड़े थे। अंशी विक्रम की एप्रेन को उतार रही थी, वहीं विक्रम खड़ा अंशी को एप्रेन उतारने दे रहा था। उसे देखकर विराज ने गुस्से से दांत पीस लिया। अभिमान उसे देखकर बोला, मुझे लगा नहीं था कि तू सच में यहां पर आ जाएगा। अब जब तू आ गया है तो अगर यहीं पर बैठ जा, वहां पर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। विक्रम तुझे खुद के बनाए खाने को खाने नहीं देगा। उसने वो खाना सिर्फ अपनी स्ट्रॉबेरी के लिए बना है, उसने पहले ही कह दिया है। इसलिए अगर तू देख देख कर लार भी टपकाता रहा और भूख से मर भी गया तो भी विक्रम तुझे वह खाना खाने नहीं देगा। उसकी बात सुनकर विराज ने उसे घूर कर देखा। वहीं तभी विक्रम और अंशी ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। जब विक्रम और अंशी ने विराज को देखा तो विक्रम की आंखें छोटी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आज यहां सब उसके घर में आकर क्या कर रहे हैं। वहीं जब अंशी ने विक्रम को देखा तो उसकी आंखों में तीखी चमक आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत उतर आया। विराज जो अंशी को ही देख रहा था, जब उसने अंशी की आंखों में फिर से आपने लिए गुस्सा और नफरत को देख रहा था, उसकी आंखों में उदासी आ गई। विक्रम ने अंशी को देखा और उसके लिए चेयर खींचकर उसे बैठा दिया। उसने विराज को और उसके गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वहीं विक्रम को खुद को इस तरह से नजरअंदाज करते हुए देखकर विराज को गुस्सा तो आया, पर वो अपनी प्रिंसेस के सामने कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए बाकी सबके साथ वहीं पर बैठ गया और अपनी बहन को देखने लगा। वो यहां आया था तो कम से कम अपनी प्रिंसेस को तो आराम से देख सकता था ना। अंशी को भी विराज की नजर खुद पर महसूस हो रही थी। उसने एक नजर उसे देखा और तिरछी स्माइल कर दिया, जैसे उसे उलझन में देखकर उसे मजा आ रहा हो। वहीं विराज भी समझ गया कि उसकी बहन उसे इस तरह से क्यों देख रही है। जरूर वो दिल ही दिल में उसकी मजाक उड़ा रही होगी कि उसे ये भी नहीं पता है कि उसकी बहन सामने बैठी है। जरूर वह उसे बेवकूफ समझ रही होगी कि वो किसी और को अपने घर की प्रिंसेस बनकर बैठे हैं। वहीं विक्रम उन दोनों भाई बहन की नजर को बखूबी समझ रहा था। वह समझ पा रहा था कि अंशी विराज को नफरत से देख रही है, पर कुछ नहीं बोला। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ भी ना पता हो। उसने अंशी को खाने का इशारा किया तो अंशी आराम से खाने लगी। वहीं विराज को अंशी की तरफ देखता हुआ पाकर सबने एक दूसरे को देखा। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि विराज इस वक्त अंशी को गुस्से से देख रहा है या फिर प्यार से, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि विराज अंशी भाभी को देखते ही गुस्से से फट पड़ेगा। तभी सुमित हंसते हुए बोला, क्या हुआ विराज, तू अंशी भाभी को ऐसा क्यों देख रहा है? अगर तू ऐसे ही देखता रहा तो विक्रम जरूर तेरी आंखें निकाल लेगा। अरे विक्रम की होने वाली वाइफ है, हमारी भाभी है, तेरी भी भाभी है, इसलिए जरा रिस्पेक्ट से देख। उसकी बात सुनकर विराज ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, क्या बोला बे, भाभी होगी वो तेरी। अगर अगली बार तुमने उसे मेरी भाभी कहा ना तो तेरी जुबान काट दूंगा। विराज कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी ही बहन को कोई उसकी भाभी बना रहा है। उसकी बात सुनकर सुमित उसे हैरानी से देखने लगा। अरे उसने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो विराज इतनी ज्यादा गुस्से में आ गया है? उसने सच ही तो कहा है, विक्रम की वाइफ उनकी भाभी ही तो होगी, फिर इसमें इतनी ज्यादा गुस्सा होने की क्या जरूरत है? वहीं बाकी सब भी हैरान थे। उन सबको तो ऐसा लग रहा था जैसे विराज ने अभी भी अंशी को एक्सेप्ट नहीं किया है। सुमित उससे कुछ कहता कि तभी सुमित ने जो खाना ऑर्डर किया था वह भी आ गया था, तो वह सब भी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आ गए। विराज भी उनके पास आ गया और अंशी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उसे देखकर स्माइल करते हुए पूछा, तुम यहाँ कब आई? तुम इस विक्रम के साथ यहाँ तो नहीं रहने वाली हो ना? अगर ऐसा है तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये इंसान एक नंबर का पागल डेविल है। क्यों ना तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, तुम इससे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। उसकी बात सुनकर
सब हैरान होकर मुंह फाड़े विराज को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि विराज के दिमाग में कौन से कीड़े ने काटा है। जो वो बहकी बातें कर रहा है, उसके चेहरे पर तो कहीं भी अंशी को देखकर गुस्से का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उल्टा उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंशी के लिए कितनी ज्यादा फिक्रमंद हो। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि विराज आखिर कर क्या रहा है। क्या वह मरना चाहता है जो विक्रम के सामने ऐसी बातें कर रहा है? विक्रम के सामने ही उसकी मंगेतर को उससे दूर करने की बातें कर रहा है। वहीं विक्रम और अंशी भी उसे घूर कर देख रहे थे। अंशी टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मैं अपने मंगेतर को छोड़ दूं, ताकि आपकी इकलौती घटिया प्रिंसेस मेरे मंगेतर से शादी कर सके। अगर आप ऐसा सोच रहे कि मैं आपकी बात को मान जाऊंगी तो यह आपकी गलत फहमी है। और आप मिस्टर राजपूत से अच्छा लड़का मेरे लिए कहां से ढूंढ कर लाएंगे, चांद से या तारों से? मेरे हिसाब से तो मिस्टर राजपूत ही मेरे लिए परफेक्ट है, और मैं अपनी हासिल किए चीज तक किसी को नहीं देती तब तो ये मेरे मंगेतर हैं। उसकी बात सुनकर विक्रम की होठों पर ना दुखने वाली ठंडी मुस्कान आ गई। वो विराज को देखकर धमकी भरी अंदाज में बोला, लगता है तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए अब तुम अपने बिजनेस को छोड़कर बाकी सबके बिजनेस में दिमाग घुसाने लगे हो। उसकी बात सुनकर विराज ने गुस्से से उसे देखा। वो इस वक्त विक्रम को इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि विक्रम को पता था कि उसने विक्रम से सैंपल मंगाकर डीएनए टेस्ट करवाया था। उसे अंशी की बातों का बुरा तो लगा था, पर अंशी उसकी बहन थी तो उसने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, क्योंकि आखिरकार वो उसकी बहन जो थी। वही बाकी सबको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों फिर से क्यों लड़ने लगे। विराज को फोन करके सब कुछ बताने के लिए सुमित को इस वक्त अफसोस हो रहा था। उसने बस विराज को चिढ़ाने के लिए बोल दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराज यहां तक आ जाएगा, और वह इस तरह से बात क्यों कर रहा है। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो गुस्से में है। विराज ने विक्रम की बात को नजरअंदाज कर दिया और अंशी को देखकर बोला, मैं चांद से नहीं पर एक अच्छा लड़का जरूर ढूंढ सकता हूँ। विराज की बात सुनकर अंशी और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से से ठंडी आवाज में बोली, आप है कौन मेरे जो आप मेरे लिए लड़के ढूंढने की बात कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए लड़का ढूंढ दीजिए। नहीं ना, तो फिर आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अंशी को अभी भी यही लग रहा था कि विराज जानबूझकर विक्रम को उससे दूर करना चाहता है ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए, विक्रम और तन्वी की शादी हो सके। पर क्या मिस्टर सिंघानिया को लगता है वो ऐसी बेवकूफी करेगी? एक बार विक्रम को हासिल करने के बाद वह उसे उस लड़की तन्वी के लिए छोड़ दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। वो विराज की मजाक उड़ाते हुए बोली, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी उसे 2 कौड़ी की बहन के लिए मिस्टर राजपूत को छोड़ दूं, तब तो फिर मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप ऐसी बेकार सपना देखना छोड़ दीजिए मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि ऐसा तो अब कभी भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी मैं मिस्टर राजपूत को बहुत पसंद करती हूँ, और मिस्टर राजपूत तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना मिस्टर राजपूत। अंशी ने विक्रम को देखा, जिसकी आंखों में अभी भी कोई इमोशन नहीं था, क्योंकि विक्रम अच्छी तरह से जानता था कि अंशी बस विराज को गुस्सा दिलाकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। और अंशी थोड़े गुस्से में भी आ गए हैं क्योंकि वह सोच रही है ये सब विराज तन्वी के लिए कर रहा है। विक्रम को तो सच पहले से ही पता था, और वह यह भी जानता था कि अंशी के बारे में सिंघानिया फैमिली को पहले सच में कुछ नहीं पता होगा, वरना वह अपनी बेटी को इतने सालों तक बाहर कभी भी देसाई फैमिली में स्ट्रगल नहीं करने देते। फिर भी उसे तो विराज की मुंह बंद होते देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह तो इन सबको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। विराज पहले उसे कितने ज्यादा घमंड से बात करके गया था, पर अब देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह उसकी स्ट्रॉबेरी की बात सुनकर ही चुप हो गया। उसका तो अंशी को बताने का कोई इरादा नहीं था कि सिंघानिया फैमिली को पता चल चुकी है कि वह उनकी बेटी है। वह तो अंशी को भी यह नहीं बताने वाला था कि इस बारे में उसे पता है। ये विराज उसे उसकी स्ट्रॉबेरी से दूर करना चाहता है,
न तो वह बस बैठकर आराम से ये सब कुछ एंजॉय करेगा। जब उसकी स्ट्रॉबेरी इस विराज की बैंड बजाएगी तब बहुत मजा आएगा। विराज विक्रम को खा जाने वाली नजरों से घर रहा था, जैसे कहना चाहता हूं न बोल दे। पर विक्रम ने बस उसे देखकर तिरछी स्माइल पास किया और अंशी की तरफ देखकर बोला, हाँ पसंद करता हूं। विक्रम की बात सुनकर अंशी की होंठों के कोने मुड़ गए। वो विराज को देखकर बोली, अब आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे तो लगता है आपको हम दोनों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अगर आपको इतने ही अच्छे लड़कों के बारे में पता है तो क्यों ना आप खुद की बहन के लिए अभी अच्छा लड़का ढूंढ दीजिए, ताकि वह मेरे होने वाले पति का पीछा छोड़ दे। क्योंकि अगर कभी भी वह मेरे सामने आई और उसने मुझे मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने कोल्ड नजरों से विराज को देखा और फिर खाना खाने लगी। वहीं विराज को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बहन को अभी भी लग रहा था कि वह उससे बस विक्रम को छीनने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा तो सच में कुछ भी नहीं था। विक्रम उसका दोस्त था और वह विक्रम को अच्छी तरह से जानता था। वो बस अपनी अभी अभी मिली प्रिंसेस को विक्रम के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि जब उसकी प्रिंसेस घर आ जाएगी तो वो उसे हमेशा खुश रखेगा, और उसने प्लानिंग भी कर रखी थी कि वह उसे कहां कहां घूमने के लिए लेकर जाएगा। वह इतनी जल्दी अपनी प्रिंसेस की शादी तो विक्रम से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो अपनी प्रिंसेस के साथ वक्त बिताना चाहता था। सारा गुस्सा, नफरत जो भी उसकी बहन के दिल में थी उसे दूर करना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था एक बार विक्रम से अंशी की शादी हो गई। विक्रम जैसा इंसान जो अपनी छोटी छोटी चीजों को भी लेकर इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, वह उसकी प्रिंसेस ज्यादा तो घर वालों से मिलने नहीं देगा। इसलिए वो मायूस होकर बोला, नहीं बच्चा, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। इतना ही कहा था कि अंशी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बिना भाव के बोली, मुझे इस वक्त इस बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे मंगेतर ने आज पहली बार मेरे लिए खाना बनाया है, मुझे आराम से खाने दीजिए। इतना कहकर वह आराम से अपना खाना खाने लगी। वही बाकी सब तो हैरानी से उन तीनों को ही देख रहे थे। खाना उनके सामने रखा हुआ था। उनका तो भूख ही मर गया था इस ड्रामे को देखकर। एक तो पहली बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि विराज अंशी भाभी से इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है। ऊपर से अंशी ने विराज को इतना कुछ सुना दिया, फिर भी विराज को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह तो उसे समझाना चाहता है। ये सब देखकर अब तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। विराज ने और कुछ नहीं कहा। वह खाते हुए अपनी बहन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बाकी सब भी खाना खाने लगे। अंशी विक्रम की प्लेट में भी खाना रख रही थी, जैसे कुकिंग तो उसने ही की हो। वही विक्रम आराम से अंशी का रखा खाना खा रहा था। विराज तो विक्रम को जलन से देख रहा था। थोड़ी देर में अंशी ने खाना खा लिया था और यहां से जाने वाली थी, तो वो जैसे ही विक्रम की रूम की तरफ जाने वाली थी, तभी विक्रम बोला, तुम दरवाजे से आराम से बाहर जा सकती हो। अगर ना जाना चाहो तो भी मेरे रूम में रुक सकती हो। उसकी बात सुनकर अंशी के कदम रुक गए, वरना वह तो अपने आदत के अनुसार विक्रम की रूम की बालकनी से ही कूदने वाली थी। वो मुड़ गई और बोली, नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी विराज उसके पीछे भागते हुए बोला, बच्चा आराम से जाना, तुम अपने ड्राइवर को तो साथ लाई हो ना, प्लीज अकेले ड्राइव करके मत जाना। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? विराज अंशी के पीछे बाहर जाने वाला था। तभी अंशी पीछे मुड़ी और मास्क पहनकर भौहें सिकुड़ते हुए बोली, आपको मेरी बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं आराम से खुद को मैनेज कर सकती हूं मिस्टर सिंघानिया। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसे विराज का कंसर्न बहुत अजीब लग रहा था। क्या विराज सच में कंफर्म हो गया है कि वह उसकी बहन है, इसलिए वह उसकी इतनी ज्यादा करे कर रहा है, या फिर सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह मिसेस सिंघानिया की तरह दिखती है? बन्ना जी लड़की ने उनकी बहन से उसकी मंगेतर को छीन लिया। उसके लिए वो इतनी ज्यादा चिंता करेंगे, ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी। और यही फीलिंग्स इस वक्त वहां बैठे
बाकी सबको भी हो रही थी। अभिमान, सुमित, व्योम और समय भी वहीं सोच रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि विराज अंशी के लिए इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। जैसे अंशी वहां से निकल गई, विराज पीछे मुड़ और विक्रम के पास जाते हुए गुस्से से बोला, तू क्या कह रहा था? अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। तू ऐसे कैसे मेरी बहन को अपनी रूम में रहने के बारे में सोच सकता है? विराज इस वक्त पूरी तरह से भूल गया था कि विक्रम के सिवा यहां बाकी सब भी हैं। विक्रम आराम से सोफे पर बैठ गया और लेजी टोन में बोला, तो क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या तुमने सुना नहीं? अगर हम दोनों एक साथ रहे तो इससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर विराज तो और भी ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से से बोला, पसंद करते हो तो क्या हुआ? तुम दोनों की शादी नहीं हुई है और खबरदार जो तुम मेरी बहन के साथ आगे बढ़े तो। वो अभी बहुत छोटी है, वह तुमसे 8 साल छोटी है, इसलिए तुम तो अभी उसके करीब जाने के बारे में भूल ही जाओ, वरना मैं सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो हमारी प्रिंसेस हमारे पास भी नहीं आई है। हम उससे ठीक से प्यार भी नहीं कर पाए हैं। और उससे पहला तू लुटेरा बनकर लूटने चला है। देखना, मैं तुझे कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। तूने कौन सा जादू किया है मेरी बहन पर, बोल। हाँ, ये खाना बनाकर तू मेरी बहन पर अपनी प्यार का जादू चलना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहीं बाकी सब मुंह खोले ये सब देख और सुन रहे थे कि अंशी भाभी को विराज बहन क्यों कह रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।